हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वॉक विथ वर्ड्स। इंडिया को इंटरनेशनली एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल हुई है। अब वो क्या है? इंडिया बिकम्स द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। अब इसको सरल भाषा में बोला जाए तो इंडिया को एक अस्थायी सीट मिली है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में। अब आप सोच रहे रहेंगे, ये इतनी बड़ी बात कौन सी है? नॉन परमानेंट सीट ही तो मिली है। जी, मगर बहुत बड़ी बात है। अब वो क्यों है, उसका रीजन हम आगे चल के जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन है क्या। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन किया गया था 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका गठन हुआ था बाय द 51 कंट्रीज। 51 कंट्रीज ने मिलकर आकर इसको बनाया था। अब ये क्यों बनाया गया था? इसका काम क्या है? इसका काम है जो कंट्रीज के बीच में जो पीस मतलब शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा, इसको कायम रखने के लिए इसका गठन हुआ था। और ताकि जो दूसरे कंट्रीज है आपस में फ्रेंडली रिलेटिव रहे। ऐसा ना हो कि एक ने जंग छेड़ दी, दूसरा घुस गया, तीसरा जंग छेड़ दिया, चौथा घुस गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। अब आप सोच रहे रहेंगे, इसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्यों हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्यों नहीं हुआ, ताकि आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो? जी, हुआ था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, मगर वो यूनाइटेड नेशन नहीं था। उसका नाम था लीग ऑफ द नेशन। ये देख रहे होंगे, ये झंडा, ये गठन किया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मगर वो कंप्लीटली फेलियर था। उसके होने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो आगे चलकर इन द फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात ना बने, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। और ये बहुत सक्सेसफुल है आज के समय। अब यूनाइटेड नेशन इतना सक्सेसफुल क्यों है? जैसे किसी भी डेमोक्रेसी में 4 मेजर पिलर्स होते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशन के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। सी ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसमें सबसे पहला है जनरल असेंबली, यूएनजी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, देन सेक्रेटेरिएट। अब जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली एक प्लेस है जहां पर जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, वहां के लीडर्स आकर वहां भाषण देते हैं। और वो क्या भाषण होती है कि उनकी कंट्री ने क्या काम किए हैं रीजन की सिक्योरिटी के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, वो सब उधर आकर बताया जाता है। फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में आगे जाकर विस्तार से बात करेंगे। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस होते हैं। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अभी जैसे कोई रीजन है, वहां पर डिस्प्यूट है और वो कंट्री असमर्थ है उस डिस्प्यूट को शांत करने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन अपनी खुद की आर्मी, जिसे हम ब्लू आर्मी कहते हैं, वो भेजती है। इन शॉर्ट वहां की ट्रस्टीशिप ले लेती है कि हम इस जगह की ट्रस्टीशिप ले रहे हैं। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, तो वर्ल्ड का कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर टू कंट्रीज के जो इशू होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। वेरी बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक इज कुलभूषण जाधव केस, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। फिर है सेक्रेटेरिएट। अब इतनी सारी बॉडीज हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है जिसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। अब आप सोच रहे होंगे और भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आईएलओ, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डब्ल्यूएचओ। वो सब क्या है फिर? एक्चुअली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, दे आर स्पेशलाइज्ड एसोसिएशंस। वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है खुद में। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, जिसके हम अस्थाई मेंबर बने हैं, जिसकी हमें अस्थाई सीट मिली है, वो है क्या? बेसिकली व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। अब वो बेसिक काम है एक सिक्योरिटी काउंसिल का। गाइस, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा। ये सेकेंड पॉइंट में मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया है, यूएन चार्टर। अभी चार्टर है क्या? जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मेंशन्ड है आर्टिकल्स, सेक्शंस, राइट्स एंड ड्यूटीज, उसी ढंग से यूएन के चार्टर में मेंशन्ड है आर्टिकल्स, राइट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, ड्यूटीज ऑफ मेंबर कंट्रीज, ये सब मेंशन्ड है उस चार्टर में। और मेंबरशिप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूएन चार्टर। जैसे अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर आर्टिकल 23, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अभी 15 मेंबर्स कौन से? उसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए।
और जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर होती है। अब ये वीटो पावर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। अभी जैसे कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ कोई भी एक्शन लाती है और जो दूसरी कंट्री है वो एक्शन से खुश नहीं है, तो वो जो कंट्री है वो किसी भी परमानेंट मेंबर को रिक्वेस्ट करके वीटो करवा सकती है वो रूल को। वीटो मतलब रोक लगा देना। जैसे कोई भी प्रावधान लाएगा किसी भी कंट्री के खिलाफ तो उसको रोकने के लिए वीटो होता है। ये होता है वीटो का काम। अभी तक इंडिया परमानेंट मेंबर बना नहीं है। इन द फ्यूचर बन जाए तो बहुत ज्यादा अहमियत होगी इंडिया की, और इंडिया बनना भी चाहिए क्योंकि 135 करोड़ की आबादी, इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी, फिर हमारा इतना बड़ा इकोनॉमी है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इससे पहले यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 11 नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज होती थी। ये देखिए, ओरिजिनली देयर वर 11 मेंबर्स, बट इन 1963 क्या हुआ, जो कंट्रीज है उन्होंने रेकमेंड किया कि हमें अमेंडमेंट करना होगा यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, और जो मेंबरशिप है उसको बढ़ानी पड़ेगी। अब मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या होता है, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में है वही यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसके वजह से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई गई। ये आप डायग्राम देख सकते होंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर सीट्स है वो दी गई है। जैसे कि जो परमानेंट मेंबर्स है वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? अभी ये रशिया, फिर यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सब है परमानेंट मेंबर्स। ये इनकी सीट कोई नहीं छीन सकता, ये परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे। अब जो नॉन परमानेंट सीट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है? वो होता है रीजन वाइज। जैसे एशिया से 2 मेंबर कंट्रीज आएंगी, ये 2 सीट्स के लिए। फिर है अफ्रीका से 3, वही सेम वेज लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन सिटीज से 2, ईस्टर्न यूरोप से 1, फिर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज जो बच गई उनके लिए 2 सीट्स खाली होती है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ कौन से बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। अभी जैसे एशिया, जो होल एशिया कॉन्टिनेंट है उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा। ओरिजिनली एशिया के लिए सिर्फ एक ही सीट है। वो क्यों? क्योंकि जो एक सीट है ये वाली सीट है वो चाइना ने पहले से ऑक्यूपाई कर रखी है। वो परमानेंट मेंबर भी है, नॉन परमानेंट मेंबर इक्वली है, तो इसके लिए ओरिजिनली एशिया में सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। और मैंने जब बोला स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला था कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अब वो क्यों बड़ी बात है उसका रीजन ये है कि जो एशिया के मेंबर कंट्रीज है, जो एशिया में कंट्रीज है, उन्होंने इंडिया को यूनानिमसली चूज किया बिना किसी अपोजिशन के कि वो एशिया पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करे यूनाइटेड नेशन में। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया में दूसरी पार्टीज जैसे कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, फिर शिवसेना एंड ऑल दैट, ये वेरियस पार्टीज है। ये क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है, और एट द एंड जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। वही काम होता है यही इधर। सेम एशिया पैसिफिक रीजन में से जो इंडिया को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया यूनानिमसली बिना किसी अपोजिशन के। और इधर एक देखने वाली बात ये भी है, हमारे एनिमीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया फॉर दिस। अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे। ये देखिए, इंडिया विंस 184 आउट ऑफ 192 वोट्स टू एंटर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके मायने क्या है कि जो 192 मेंबर कंट्रीज है, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, जो यूनाइटेड नेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज है 192 करंटली। उसमें से 184 नंबर ऑफ कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया को वोट दिया कि हाँ आप रिप्रेजेंट करो, आपकी ये नॉन परमानेंट सीट है, आप ये नॉन परमानेंट सीट के हकदार बन जाओ बिना किसी अपोजिशन के। और ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी भी कंट्री को इतने बड़े मार्जिन से सिलेक्ट किया गया हो। ये दिखाता है कि इंडिया कितना डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व है, इंडिया कितना सक्सेसफुल है डिप्लोमेटिकली, इंडिया के रिलेशंस इंटरनेशनली बहुत अच्छे हैं। ये दिखाता है ये वोटिंग सिस्टम से। इसलिए मैं बोल रहा था इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ऐसा एक ट्रेंड देखा गया है कि आफ्टर 2014 जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज बहुत हद तक इंप्रूव हुए हैं, वो बहुत हद तक संभले हैं।
जो हमारी रिलेशंस है विथ अदर कंट्रीज और जो इमेज है इंडिया की, वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है आफ्टर 2014। ये एक फैक्ट है। अब ऐसा पहली बार हुआ है क्या, इंडिया पहली बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है? जी नहीं। इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड 7 times एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ये आप देख सकते होंगे ईयर्स, 1950 to 51, 1967 to 68, 1972 to 73, 77 to 78, 84 to 85, 91 to 92, फिर 2011 to 12, और आफ्टर 10 ईयर्स हम बनने जा रहे हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। पाकिस्तान भी इससे पहले नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है 7 बार, ये इंडिया का 8वीं बार है। इंडिया इज गोइंग टू हैंडल द नॉन परमानेंट सीट फॉर द 8th टाइम। और अब हम ये नेक्स्ट आर्टिकल पे देखेंगे। ये आर्टिकल, दिस इज फ्रॉम द प्रिंट। इन्होंने क्या बोला है, जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, उन्होंने बोला है कि हम 5S अप्रोच यूज करेंगे वर्ल्ड को पीस की तरफ, वर्ल्ड को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाने में। अब वो 5S कौन कौन से है? सबसे पहला सम्मान, विच मीन्स रिस्पेक्ट, वी विल रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर है संवाद, विच मीन्स डायलॉग, हम कोई भी इशू सॉल्व करेंगे थ्रू डायलॉग्स, हम वॉर पे नहीं उतर आएंगे। फिर है सहयोग, कोऑपरेशन, दैट वी विल कोऑपरेट विद आवर मेंबर कंट्रीज। फिर है शांति, विच मीन्स पीस, वी विल क्रिएट पीस इन द नेशन। फिर है समृद्धि, विच मीन्स प्रॉस्पेरिटी, वी विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। ये था 5S अप्रोच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूछा जा सकता है। एंड this is the end of this analysis. Stay updated. Hope you liked it. God bless you all. And don't forget to subscribe our channel. Share it, like it, comment it. कोई भी queries हो हमें comment करें या फिर हमारे Instagram पेज को follow करें. Thank you.